चलिए छात्रगण, क्वेश्चन नंबर 3, करेंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट का है, डीसी का नहीं है। बोला है एलसीआर श्रेणी क्रम सर्किट की कार्य विधि को समझावें। चलिए देखिए, एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ की कार्य विधि चलिए पहले एलसीआर परिपथ क्या है इसको देख लीजिए। ये एल हो गया बाबू, यानी प्रेरकत्व। प्रेरणी कुंडली हो गया ये, जिसका प्रेरकत्व हमारा एल हो गया। फिर यहाँ एक हमारे पास संधारित्र है, जिसकी कैपेसिटी सी है बाबू, और यहाँ पर हमारे पास एक प्रतिरोध आर है, ठीक है। और यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल दिया गया वो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी दिया गया। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हम E बराबर E0 साइन ओमेगा टी एक विद्युत वाहक बल दिए, तो इसे एक विद्युत धारा हमारा I प्रवाहित होने लगती है, ठीक है नहीं जी। जिसके कारण बाबू हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग VL नाम देंगे। फिर यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको VC बोलेंगे, और यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसको VR बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? VR, ठीक है। और VL जो होता है बाबू वो I XL, और VC जो होता है वो I XC, और VR जो होता है वो IR होता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं बाबू, पोटेंशियल का, ठीक है, या इम्पीडेंस का जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे। मान लीजिए हमारा पोटेंशियल का ग्राफ है,
तो पोटेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरीका से हम लोग देखेंगे। मान लीजिए हमारा धारा है आई। हम जानते हैं कि प्रतिरोध के लिए जो वी आर डेवलप होगा बाबू प्रतिरोध के क्रॉस, वो आई का भी फेज में रहता है, यानी जो काला हमारा आई का रहेगा वही काला वी आर का रहता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं रहता इसमें। ठीक है, यानी इसी पर एक हमारे पास पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग वी आर बोलेंगे। और देखिए ये जो प्रेरणी कुंडली है जिसका प्रेरक तो हमारा येल है। ठीक है, तो इसका ये प्रतिबाधा बोला जाता है, इसको एक्सी को क्या बोला जाता है बाबू? प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा और इससे प्रवाहित होने वाली धारा जो है उसको आपस में वो लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकलता है। और हम देखते हैं कि ये जो वोल्टेज होता है बाबू धारा से 90 डिग्री आगे होता है, अग्रगामी होता है। ठीक है, यानी लीड कर रहा होता है π/2 के फेज पर। यानी नहीं जी, इसका जो विद्युत वाहक बल होगा बाबू, उसका विद्युत वाहक बल इस फेज से ओमेगा टी के फेज से 90 डिग्री यानी π/2 ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आई और विद्युत वाहक बल आर के लिए सेम फेज में होता है। ठीक है, तो आई का इक्वेशन हमारे पास आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए इसको हमको π/2 यानी 90 डिग्री का ज़्यादा फेज रखना है इसका विद्युत वाहक बल का। तो इसका विद्युत वाहक बल का देखिए ये फेज, इसको हम बोलते हैं फेज, ओमेगा टी को फेज बोलते हैं। आई π/2 इसे ज़्यादा होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो इसका जो फेज होगा बाबू विद्युत वाहक बल का वो हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी प्लस π/2 यानी 90 डिग्री। तो कुछ इधर आ जाएगा इसका, नहीं जी, ये हमारा 90 डिग्री है और आगे है, चलते हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको रिफरेंस माने हैं तो इससे ये 90 डिग्री आगे यानी इधर रहेगा, तो इस पर आ गया ये। एक किसका हो गया बाबू? VL का। किसका? तो VL का जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? IXC। VR का वैल्यू कितना हो जाता है जी? तो ये यहाँ पर देखिए IR है, नहीं जी। उसी तरीका से देखिए कैपेसिटर के क्रॉस जो विभवांतर डेवलप होगा, ये जब चार्ज होगा करंट फ्लो होगा तो ये चार्ज होगा प्लेट, और चार्ज प्लेट होगा तो इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसका वैल्यू हमारा VC, और ये VC किसके बराबर है बाबू? तो I/XC के बराबर। और ये हम क्या देखते हैं बाबू कि ये जो विद्युत धारा इसमें बह रहा है उससे ये 90 डिग्री पहले होता है, पीछे होता है, यानी लैग कर रहा होता है, पश्चगामी होता है। और ये हमारा रिफरेंस है आई का। ठीक है, और इससे 90 डिग्री पीछे मीन्स यहाँ पर रहा होगा कहीं, यानी इतना ये 90 डिग्री पीछे आएगा। कौन आएगा बाबू ये 90 डिग्री पीछे? तो हमारा VC का वैल्यू आएगा। ये
हमारा VC हो जाएगा IXC। ठीक है। अब देखिए छात्र लोग, अब देखिए मान लीजिए अगर ये वोल्टेज ज़्यादा है, ये वोल्टेज कम है थोड़ा देर के लिए, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा तो हमको नेट वोल्टेज मिलेगा, है जी। तो इतना है तो इतना इधर से घटा लीजिए, है जी, ऊपर से, तो लगभग इतना हमारा नेट मिलेगा रिफरेंस से। यहाँ से ये नेट हमको वोल्टेज मिलेगा, ये वाला अपना रहेगा। तो ये जो वोल्टेज मिलेगा बाबू VL माइनस VC मिलेगा, यानी VL माइनस VC ये वाला, नहीं जी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, डायग्राम से इसको नेट रिजल्ट हम लोग निकालने की प्रयास करते हैं। इसे ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन बिहेव करता है ये सी में ये वेक्टर के जैसा, इसीलिए इसको हम लोग वेक्टर के ट्रायंगल ड्रॉ करके वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है। और है क्या, स्केलर, वेक्टर नहीं है लेकिन वेक्टर के जैसा व्यवहार करता है, इसलिए इसमें वेक्टर का लॉ लगाया जाता है। तो ये हमारा ये VL माइनस VC ये दोनों का रिजल्टेंट हो गया, और ये बचा। ठीक है। तो अब ये और ये दोनों का नेट जो रिजल्टेंट होगा बाबू, वो हम मान लेते हैं कुछ इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी यहाँ से लेकर के कुछ इस डायरेक्शन में चलेगा कि यहाँ पहुँच जाएगा सीधी, तो वही हमारा नेट रिजल्टेंट कहलाएगा इस तरीक़े से। यानी यही हमारा नेट रिजल्टेंट होगा। नहीं जी। और ये जो रिजल्टेंट है बाबू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वेक्टर के नियम से अंडर रूट पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू जो हो जाएगा, नहीं इसका स्क्वायर प्लस इस, क्योंकि इसका वैल्यू इसके बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, नहीं तो ये कर्ण हो जाएगा, उसका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। तो लंब इतना है, इसके किसके बराबर है, तो VL माइनस VC के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे VL माइनस VC का स्क्वायर आप प्लस आधार का स्क्वायर, यानी VR का स्क्वायर। ठीक है। ये इसका वैल्यू आ गया। और ये वाला एंगल हमारा फाई, नहीं जी, ये देखिए ये जो फाई एंगल है ना, इतना ही एंगल से हमारा नेट जो रिजल्टेंट है वोल्टेज है वो आगे चल रहा है, क्योंकि करंट इस लेवल पर है और नेट रिजल्टेंट का वोल्टेज इधर है, यानी फाई से आगे है। ठीक है। तो इस चीज़ को सबको लिख लीजिए। चलिए लिख दीजिए, माना कि
एक प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें एक प्रेरणिक कुंडली जिसका प्रेरकत्व जिसका प्रेरकत्व एल एक संधारित्र जिसकी धारिता एक संधारित्र जिसकी धारिता सी तथा प्रतिरोध आर ओम का श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम में जुड़ा है जिस पर एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी आरोपित है। जिसकी व्याख्या करनी है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में दिखाया गया है। ठीक है जी। फिर देखा जाए और क्या क्या है बाबू। चूंकि एल सी तथा आर के समांतर
एल सी तथा आर के समांतर क्रम में उत्पन्न विभवांतर VL IXL VC IXC तथा VR IR है और हम जानते हैं कि और हम जानते हैं कि प्रवाहित धारा I के समान काला में VR और π/2 कालांतर से VL अग्रगामी होता है तथा VC पश्चगामी होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ठीक है। कहने का मतलब है इसके बाद हमारे पास अभी जगह नहीं है बाबू। जो हमने समझाया उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ से थोड़ा इक्वेशन को डिराइव हम लोग करेंगे, है जी। तो इसको अच्छे से नोट कीजिए क्योंकि इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा या स्क्रीनशॉट मार सकते हैं।
देखिए बाबू अब चित्र से, अब चित्र से क्या हो जाएगा बोलिए? तो नेट विद्युत वाहक बल, नहीं जी, अगर कैपिटल ई मान लिया जाए, ठीक है, या फाई पर निकाल लीजिए। फाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो फाई बराबर tan इनवर्स, ना जी, ऐसा सब कोई जानता है ना जी। tan इनवर्स इसकी लंबाई का कुछ नाम दे दीजिए, इसको वो दे दीजिए, ये है, ये B है और ये C है। तो tan इनवर्स BC बटा OC हो जाएगा, नहीं जी, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो थीटा बराबर tan इनवर्स लंब बटा कर्ण हो जाता है। तो वहीं थीटा यहाँ पर हम फाई माने, तो फाई बराबर tan इनवर्स लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना BC और कर्ण हमारा OC, तो OC है। अच्छा, BC का वैल्यू हम VL माइनस VC रख सकते हैं, तो रख दीजिए। फाई बराबर क्या आ जाएगा बाबू? tan इनवर्स VL माइनस VC बटा OC का वैल्यू देखिए VR बटा VR, ये देखिए इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से ये तो वोल्टेज के टर्म में हो गया, हम देख रहे हैं कि सबके लिए करंट हमारा सेम है, इसीलिए इसको हम लोग इम्पीडेंस के टर्म में भी हम आसानी से लिख सकते हैं। देखिए इसको क्या लिखेंगे बाबू? तो VL है तो IXL, और VC है तो IXC, और VR है तो IR, तो I सब में कॉमन है तो कट जाएगा, यानी फाई बराबर tan इनवर्स ऊपर हमारा XL माइनस XC बटा R हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस, नहीं जी। तो इसका अब न्यू इक्वेशन भी हम आसानी से लिख सकते हैं। नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, नहीं जी? तो नया इक्वेशन हमारा हो जाएगा बाबू फार्मूला ई के अनुसार ई बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये विद्युत वाहक बल का इक्वेशन हो जाएगा LCR सर्किट में, नहीं जी, LCR सर्किट में, ठीक है। जहाँ फाई का मान इसको हम आसानी से रख सकते हैं, यानी E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई का वैल्यू हो जाएगा बाबू tan इनवर्स XL माइनस XC बटा R। XL माइनस XC बटा R, और ये हमारा इम्पीडेंस देगा। क्या देगा बाबू? इम्पीडेंस, नहीं जी। तो यहाँ सब इम्पीडेंस भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा बाबू बोलिए, कैसे निकालिएगा? तो इसके अक्रॉस जो इम्पीडेंस आएगा, प्रतिबाधा जो आएगा, उसको हमने अगर Z से नाम दे दिया, है जी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बाबू? Z इंटू आई के बराबर हो जाएगा। यही हमारा नेट रिजल्टेंट है, तो ये नेट इम्पीडेंस मिलेगा, ठीक है।
तो देखिए अब इम्पीडेंस का कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए नेट वोल्टेज हमारा Z इंटू आई, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर। तो आई यहाँ है, आर का इम्पीडेंस इसमें बोलते हैं अल्टरनेटिंग सर्किट में जब LC R सब रहे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ जो आर होगा वो Z के काम करेगा, नहीं जी, यानी Z R के जैसा हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आर हो गया, ये आई हो गया, तो ये टोटल वोल्टेज हो गया ZI बराबर टोटल वोल्टेज हमारा यहाँ पर देखिए कितना है बाबू, तो √ VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, VR का स्क्वायर, और सब में आई है तो आई को कॉमन कर लीजिए, यानी ZI बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो √ ये देखिए VL है तो ये IXL, VC है तो IXC, और इसका होल स्क्वायर प्लस IR इसका होल स्क्वायर। सब में से आई को कॉमन कर लीजिएगा तो Z इंटू आई बराबर, नहीं जी, इसमें भी आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई, सबका स्क्वायर है तो स्क्वायर का √ एक आई निकल जाएगा। √ में केवल XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर बचेगा। तो आई से आई ये कैंसिल, तो यहाँ से Z का जो वैल्यू है बाबू वो √ XL माइनस XC का स्क्वायर आप प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये Z निकला, ठीक है। मन करे तो इसका भी ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं, नहीं जी। कैसे बनाएंगे बाबू, तो R के जगह पर R, VL के जगह पर केवल XC आएगा, नहीं जी, और VC के जगह पर XC आएगा, तो इसके जगह पर E आ जाएगा, यानी इस तरीके से कुछ ग्राफ हमारे पास बनेगा। इम्पीडेंस ग्राफ, ये वोल्टेज ग्राफ था और ये इम्पीडेंस ग्राफ आएगा, अभी बना रहे हैं जो, और ये सर्किट डायग्राम था, ठीक है। ये क्या है बाबू, ये सर्किट डायग्राम, और ये हमारा वोल्टेज डायग्राम है। वोल्टेज डायग्राम, और अभी हम लोग इम्पीडेंस डायग्राम को देखेंगे। इम्पीडेंस डायग्राम, तो इम्पीडेंस डायग्राम क्या हो जाएगा बाबू, देखिए। तो ऊपर हमारा XC, नहीं जी, इधर हमारा R, और इधर हमारा XC, ठीक है। तो ये XL हो गया, ये XL हो गया, ये XC हो गया, दोनों में से घटेगा तो इतना इधर से घटा दीजिए तो इतना बचेगा लगभग। तो ये वाला जो बचेगा वो बराबर हो जाएगा XL माइनस XC के, ठीक है। और दोनों का रिजल्टेंट ये देगा,
और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो अंडर रूट आर का ए स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का ए स्क्वायर, और ये एंगल हो जाएगा हमारे पास फाई। ठीक है, तो फाई का वैल्यू फिर से हमारा क्या हो जाएगा बाबू, देखिए नहीं जी, तो ये वाला बटा ये वाला यानी एक्सएल माइनस एक्सी बटा यार tan इनवर्स में, तो एक्सएल माइनस एक्सी बटा जो यहाँ पर आया हुआ। तो इम्पीडेंस डायग्राम या इम्पीडेंस ट्रायंगल से भी हम आसानी से इस फेज डिफरेंस को निकाल सकते हैं, उसके बाद इक्वेशन हमारा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखिए इसी में थोड़ा सा और डिस्कस करना हमको, रिजोनेंस का कंडीशन फिलहाल अभी डायग्राम और ये सब उतारिए, जगह नहीं है, इसके बाद हम बताते हैं। चलिए अब रिजोनेंस क्या होता है बाबू, तो हम क्या देखते हैं बाबू कि अगर ऐसी सर्किट हो, ठीक है, एलसीआर सीरीज सर्किट, और रिजोनेंस का कंडीशन है, अनुनाद का कंडीशन ये है कि जब इसका वोल्टेज और करेंट यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करेंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं हो, ठीक है, तो उस समय हम देखते हैं कि अनुनाद की घटना होती है। उस समय क्या होती है बाबू, अनुनाद की घटना होती है। अच्छा, फेज डिफरेंस के लिए काम करेंगे, कोई फेज डिफरेंस अगर नहीं हो तो इसका मतलब ये फाई का मान 0 होना चाहिए, ये फाई का मान क्या हो जाना चाहिए जी, 0 हो जाना चाहिए। अब देखिए 0 होगा तो क्या हो जाएगा, नहीं जी, तो ई ट्रायंगल या ई ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, इम्पीडेंस डायग्राम, इम्पीडेंस डायग्राम मीन्स, इम्पीडेंस का मतलब प्रतिबाधा और डायग्राम मीन्स चित्र, यानी प्रतिबाधा चित्र में, ठीक है। tan फाई बराबर क्या हो जाना चाहिए था बाबू, तो BC बटा AC, BC बटा AC, नहीं जी, और BC का मान कितना है जी, तो BC का मान XL माइनस XC, इसके बराबर ये है, यानी XL माइनस XC बटा AC का मान हमारा R है, ठीक है।
अब देखिए अगर ये हमारा फाई 0 हो जाए तो टाइम 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे अनुनाद की स्थिति में अनुनाद की स्थिति में अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा बाबू, तो tan 0 बराबर XL माइनस XC बटा R, यानी यहाँ से आ गया बाबू XL माइनस XC बटा R बराबर 0, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास XL माइनस XC बराबर 0, यानी यहाँ से XL बराबर हो जाएगा XC, क्योंकि ये निगेटिव है तो इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों हमारा XL और XC जब आपस में बराबर रहेंगे तो उस समय अनुनाद की घटना होगी नहीं जी। और XL और XC जब बराबर होगा तब क्या हो जाएगा बाबू, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। XL में से XC को घटाइएगा, आज दोनों आपस में बराबर है इसीलिए घट के 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर भी 0। ठीक है नहीं जी, तो उस समय हमारा इम्पीडेंस केवल R बचेगा। क्या बचेगा, R बचेगा। ठीक है, इसी को हम लोग Z बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो यहाँ से तो Z बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, यानी यहाँ से आ गया बाबू हमारे पास R का स्क्वायर नहीं जी। भाई दोनों आपस में बराबर है तो ये XL माइनस XL हम कर सकते हैं का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 0, यानी अंडर रूट R स्क्वायर बराबर R, यानी Z का वैल्यू कितना हो गया बाबू, R के बराबर। ठीक है, और उस समय जब R आ रहा है तो उस समय Z का वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, यानी इम्पीडेंस जब मिनिमम रहेगा बाबू, क्योंकि ये वाला कट के 0 हो जा रहा है, तो इम्पीडेंस जब मिनिमम रहेगा तो उस समय अनुनाद की स्थिति क्रिएट होगी, ये Z हमारा मिनिमम हो जाएगा, न्यूनतम न्यूनतम। ठीक है नहीं जी, इस समय हमारा ओमेगा क्या रहा होगा तो इसको भी देख लीजिए। तो ये वाला हमारे पास रिलेशन है बाबू, XL बराबर XC, XL बराबर क्या है, तो XL बराबर ओमेगा इंटू एल, XC बराबर 1/ओमेगा C, तो ओमेगा इसमें आके मल्टीप्लाई कर देगा तो ओमेगा ए स्क्वायर, एल इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीजन में हो जाएगा तो 1/LC हो जाएगा, यानी ओमेगा बराबर 1/√LC हो जाता है। ठीक है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बाबू, 1/√LC, कब, अनुनाद की स्थिति में। या हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं नहीं जी। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, तो ओमेगा बराबर 2πf होता है, तो ये किसके बराबर, तो 1/√LC के बराबर। तो यहाँ से f का वैल्यू 1/2π√LC आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजोनेंस के कंडीशन में स्थिति में हमारा फ्रीक्वेंसी निकला है, इसलिए इसको नहीं जी अनुनाद आवृत्ति बोलेंगे, अनुनाद आवृत्ति। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अनुनाद की कोणीय आवृत्ति। ये क्या हो जाएगा बाबू हमारे पास, तो ये अनुनाद की कोणीय आवृत्ति। अनुनाद कोणीय
आवृत्ति। ठीक है, आइए अनुनाद के समय का इम्पीडेंस प्रतिबाधा जो मिनिमम, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिबाधा। ठीक है जी। तो LCR सीरीज की सभी घटनाओं का हमने बहुत अच्छा तरीका से अध्ययन किया बाबू, है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए।